नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हाउसिंग सेक्टर के लिए 10 मार्च का दिन ऐतिहासिक है। यह बयान है केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू का, पर उन्होंने यह भी कहा है कि यह सिर्फ एक रेगुलेशन है, स्ट्रैंगुलेशन नहीं है। स्ट्रैंगुलेशन मतलब किसी का गला नहीं घोटा जा रहा है, गला तो उपभोक्ता का घोटा जा रहा था। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने इस बयान से क्या बिल्डरों को भी कुछ संकेत दिया है कि वे सिर्फ निगरानी के दायरे में होंगे, उनका पीछा करने के लिए रेगुलेटर नहीं बना है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार हर साल 10 लाख लोग फ्लैट खरीदते हैं। 13,800,000 करोड़ का निवेश है इस सेक्टर में। 76,000 से अधिक कंपनियां काम कर रही हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको कई ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जो कई वर्ष बीत जाने के बाद भी अधूरे हैं। खरीदार जो कि कर्जदार भी हैं, ईएमआई और किराया दोनों चुका रहे हैं और लाचार होकर कभी बिल्डर के पास जाते हैं, कभी कोर्ट के पास, कभी मीडिया के पास सर्किल में घूमते रहते हैं। कुल मिलाकर हालात नहीं बदलते। लेकिन क्या राज्यसभा में पास हुआ रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल रेरा उन सब समस्याओं का संपूर्ण समाधान है? कोई पैकेज है क्या? इसके पास होने से रियलिटी सेक्टर में सुधार आएगा? जो भी है राज्यसभा में पास हुआ है। संशोधन के कारण इसे फिर से लोकसभा में भेजा जाएगा। जब राज्यसभा में दिक्कत नहीं हुई तो मान के चलना चाहिए लोकसभा में भी पास होने वाला है। हम बिल की खूबियों कमियों पर बात करेंगे, लेकिन पहले समस्याओं पर एक लिस्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट बेचने के लिए अभी तक ये हो रहा था कि डेवलपर अक्सर जिस तरह के सुनहरे ख्वाब अपने विज्ञापनों में दिखाते थे, खरीदार उसके झांसे में आ जाते हैं। लेकिन बाद में इनमें से कई प्रावधानों को बिना बताए बदल दिया जाता है। खरीदार और डेवलपर के बीच जो बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट होता है वो लगभग एक तरफा होता है और फ्लैट खरीदने की शर्तों को तय करने में खरीदार की कोई भूमिका नहीं होती है। अगर खरीदने वाला पैसे देने में देरी करता है तो 18 से 24% के हिसाब से ब्याज लगाया जाता है। लेकिन बिल्डर अगर प्रोजेक्ट देने में देरी कर दे तो 4% की दर से ही ब्याज देने की बात होती है। यही नहीं, जो पेनल्टी या ब्याज देने की बात बिल्डर करता है वो भी देने को वो तैयार नहीं होता। प्रोजेक्ट की जो समय सीमा बताई जाती है वो लगातार बढ़ती रहती है। ऐसे में एक तरफ खरीदार लोन की ईएमआई चुकाता रहता है, दूसरी ओर किराया भी देता रहता है, यानी उस पर दोहरी मार पड़ रही है। बिल्डर सुपर बिल्डअप एरिया के आधार पर आपको फ्लैट बेचता है जिसमें वो तमाम कॉमन स्पेस का पैसा भी आपसे ले लेता है, जबकि खरीदार को सिर्फ कारपेट एरिया यानी वही हिस्सा मिलता है जो उसके घर की चार दीवारी के अंदर है। घर सौंपने के नाम पर पूरा पैसा लिया जाता है, लेकिन कई क्लियरेंस नहीं मिलने का हवाला देकर घर देने में देरी भी कर दी जाती है। और अगर बिल्डर की मनमानी के खिलाफ खरीदार कोर्ट गया तो उसे लंबी कानूनी लड़ाई झेलनी पड़ेगी। देश की अदालतों में ऐसे हजारों केस इस समय चल रहे हैं। तो क्या नया रियल एस्टेट बिल आपको इन तमाम दिक्कतों से मुक्ति दिला देगा? लंबी कानूनी लड़ाइयों के बाद उपभोक्ताओं को कई मामलों में राहत तो मिली है, लेकिन उपभोक्ता जब अकेला पड़ता है तब बिल्डर के आगे लाचार हो जाता है। तमाम विकास प्राधिकरणों के होते हुए भी इन पर कोई लगाम नहीं लगा सका। नए बिल के अनुसार अव्वल तो प्राधिकरणों ने भी इनका खूब दोहन किया है। नए बिल के अनुसार इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रियल एस्टेट को नियमित करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। इस अथॉरिटी के तहत सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट एजेंट को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह बिल सभी रिहायशी और कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर लागू है। यह बिल जिस दिन से लागू होगा उस दिन तक जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यानी पूरे नहीं हुए होंगे, इस कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, वो सब इसके दायरे में आ जाएंगे। किसी भी प्रोजेक्ट की बिक्री तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि सभी जरूरी विभागों से मंजूरियां ना मिल जाएं। बिल्डर अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट में देरी के लिए यह बहाना बना देते थे कि उन्हें समय पर मंजूरी नहीं मिली। इसलिए बिल का यह प्रस्ताव काफी अहम है। मकान का कब्जा देने में देरी पर बिल्डर पर लगने वाला ब्याज उस ब्याज से कम नहीं होगा जो बिल्डर देरी से पेमेंट देने पर ग्राहक से वसूलता है। इस एक्ट के तहत 2/3 ग्राहक की लिखित इजाजत के बिना मंजूर हुई योजना में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अव्वल तो बड़ा से ज्यादा छोटे बदलाव में ही वो गुंजाइश निकाल लेते हैं। इस एक्ट के तहत प्रोजेक्ट के पूरा होने की तिथि के बाद अधिकतम 12 महीने की देरी का ही प्रावधान है। अभी होता था कि आप होर्डिंग देखकर, विज्ञापन देखकर प्रोजेक्ट में निवेश कर दिए, बाद में पता चला कि ब्रोशर में जो वादा किया है उससे ठीक उल्टा हो रहा है।
रियल एस्टेट बिल इस बात को सुनिश्चित करने का दावा करता है कि जो भी प्रचार सामग्री में है उसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा। बिल्डर शर्तें लागू होना टाइप का इस बातें लिखकर अब नहीं बच सकते। यही नहीं, अब उन दस्तावेजों का इस्तेमाल बिल्डर के खिलाफ आप सबूत के तौर पर भी कर सकते हैं। अगर बिल्डर इस क्लॉज का उल्लंघन करता है तो उसे पेनल्टी और मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जा सकेगा। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसके ग्राहकों से वसूली गई रकम का 70% हिस्सा शेड्यूल्ड बैंक में एक अकाउंट में रखना होगा और इसे उस प्रोजेक्ट के निर्माण पर ही आपको खर्च करना पड़ेगा। अभी देरी की एक बड़ी वजह यह होती है कि बिल्डर एक प्रोजेक्ट का पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं और दोनों अधूरे रह जाते हैं। खास तौर पर लैंड बैंक बनाने में यह पैसा खर्च कर दिया जाता है, जिससे बिल्डर के सामने तय प्रोजेक्ट के लिए पैसे की दिक्कत आती है और उसमें देरी हो जाती है। बिल्डरों को अपने अकाउंट का ऑडिट भी कराना होगा ताकि अकाउंट से पैसे की निकासी पर निगरानी रखी जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो निर्माण के अलावा किसी और काम के लिए इस्तेमाल ना हो। बिल्डरों को निर्धारित समय के अंदर रेगुलेटर की वेबसाइट पर निर्माण का स्टेटस अपडेट करते रहना होगा। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने आज इस बिल को राज्यसभा में रखते हुए कहा कि कृषि के बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर देश का दूसरा बड़ा सेक्टर है, जिसका जीडीपी में 9% का योगदान है और करीब 250 उद्योग धंधे इस सेक्टर से जुड़े हैं, 250 प्रकार के। इस समय 17,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट देश में चल रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए का निवेश है, तो जब पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए, जो नहीं है। नायडू का कहना है कि फ्लैट ग्राहक की भूमिका राजा की होनी चाहिए और डेवलपर की भूमिका रानी की होनी चाहिए और इस बिल के बाद दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि इस बिल में कई ऐसी खामियां छोड़ दी गई हैं जो इस रिश्ते को बेहतर बनाने से रोकेंगी। जैसे कोई भी डेवलपर जो रेगुलेटर के पास रजिस्टर्ड है, वो खरीदार के हितों से कितना भी खिलवाड़ कर ले, उसे जेल नहीं भेजा जा सकेगा। जेल जाने का प्रावधान हटा दिया गया है। सबसे बड़ी कमी है सिर्फ वही डेवलपर जो रेगुलेटर के पास रजिस्टर्ड नहीं होंगे, उनके लिए 1 से 3 साल जेल की सजा का प्रावधान है, वो भी जब वो कई बार नियमों का उल्लंघन कर ले। दूसरी बड़ी खामी यह है कि इस बिल में रेगुलेटर बनाने का काम राज्य पर छोड़ दिया गया है। ऐसे में राज्य सरकारें अपनी इच्छा के मुताबिक रेगुलेटर की नियुक्ति कर सकती हैं। हो सकता है कि कई बार ये रेगुलेटर खरीदारों से ज्यादा उस लॉबी के दबाव में रहें जिसकी किसी सत्ता में चलती है। तीसरी बड़ी खामी ये नजर आई कि जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, जैसे डीडीए, जीडीए, नोएडा विकास प्राधिकरण वगैरह, उनका इस बिल में जिक्र नहीं है। ये नहीं बताया गया है कि रेगुलेटर के साथ उन्हें कैसे काम करना है, जबकि इन प्राधिकरणों की बड़ी भूमिका होती है। यह बिल 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के प्लॉट पर ही लागू होगा, लेकिन इससे बॉम्बे जैसी जगहों, मुंबई जैसी जगहों पर असर पड़ेगा, जहां 500 वर्ग मीटर के अंदर बिल्डर कई यूनिट बनाकर बेच देते हैं। देश में हाउसिंग सेक्टर के लिए जमीन की कोई कमी नहीं, इसके बाद भी मकानों के दाम कम नहीं होते हैं। एक सवाल मकानों का इतना महंगा हो जाना भी है कि वो मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। क्या रेगुलेटरी सिस्टम के बाद विदेशी निवेश आसान हो जाएगा? हो जाएगा तो क्या हो जाएगा और रियल एस्टेट सेक्टर को कितनी मदद मिलेगी? क्या वाकई अब कोई प्रोजेक्ट में देरी नहीं होगी? मकान समय पे मिल जाएंगे? रियल एस्टेट को ब्लैक मनी का अड्डा कहा जाता है, क्या वो सब इस बिल से दूर हो जाएगा? तो हम बात करेंगे प्राइम टाइम में। हमारे साथ आलोक कुमार हैं, फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन है इनका गाजियाबाद में। अजय मेहता जी हैं, आप सेक्रेटरी हैं कैंपा कोला कंपाउंड मुंबई में। काफ़ी बड़ा आंदोलन चला आप लोगों का और आप सबके फ्लैट खतरे में ही हैं। मनोज गौर साहब हैं, आप गवर्निंग काउंसिल हैं क्रेडाई के, जो बिल्डरों की एक संस्था है जो उपभोक्ताओं से मिलकर उनकी शिकायतों को लेकर काम करती है। आलोक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, वहाँ बहुत तरह के प्राधिकरण हैं, तो वो बहुत सारी शर्तें, नियम, मंजूरियाँ उनके यहाँ ली जाती है। तो ये रेगुलेटर क्या उन प्राधिकरणों की भूमिका को कम कर देगा क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ ये ऐसा क्या है और इसकी रूपरेखा कितनी स्पष्ट है कि आज के दिन जब लोग इस बिल के बारे में जाने तो ये आश्वस्त हो सके कि उनका कोई रखवाला आ गया है। रवीश, मैं सबसे खास बात तो इस रेगुलेटर में ये है कि ये अथॉरिटी के साथ नहीं रहेगा, लेकिन अभी भी मुझे डाउट है अगर बाय द वे अथॉरिटी के लोगों, जैसे अभी हमारे यहाँ यूपी अपार्टमेंट एक्ट है, उसमें अथॉरिटी के लोगों को ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना दिया गया ग्रीवांसेस के। तो अभी हमें कोई भी शिकायत लेके, हमारे यहाँ भी बहुत बढ़िया एक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, वहाँ 6 साल की सजा का प्रावधान है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
अच्छा, उत्तर प्रदेश के एक्ट में 6 साल का 6 साल का, भले किसी को ना होता हाँ, हो। भले किसी को ना हो तो अलग बात है भाई, तो जाते ही नहीं जेल ये लोग। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अगर उसी अथॉरिटी के पास जाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कि उनको सैंक्शन दिए रहता है, हाँ। तो कम से कम अब रेगुलेटर एक अलग अथॉरिटी होएगा। हाँ। और उतना तो ग्रीवांस सेंटर है, मतलब सारा गड़बड़ हो जाए तो आप शिकायत के लिए वहां पहुंचे, या आपको ये समझ में आ रहा है कि रेगुलेटर गड़बड़ होने ही नहीं देगा? नहीं, रेगुलेटर गड़बड़ तो नहीं होने देगा। देखिए ये आपको लगता है कि गड़बड़ नहीं होती, कि ये बड़ा फर्क है कि अगर वो गड़बड़ नहीं होने देगा तभी उपभोक्ता को फायदा होगा, अगर होने देगा और बाद में शिकायत लेके फिर ये टेम्पू लेके घूमते रहेंगे, यूनियन बना के घूमते रहेंगे, तो फिर क्या फायदा है? टेम्पू लेके तो घूमना पड़ेगा, ये तो जांच जाइए, क्योंकि रेगुलेटर भी वही लोग बनेंगे ना, वही जो नेताओं के जो साथ में लोग हैं वही लोग रेगुलेटर बनेंगे। अगर रेगुलेटर एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी हो कुछ इस तरह का कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट या सॉरी हाई कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह मिलकर अपॉइंट करें, क्या इस तरह की बातें इसमें स्पष्टता है? नहीं है। कैसा होगा, कौन होगा उसका मुखिया, कैसे चुना जाएगा? राज्य सरकार को दिया गया है पावर, ये राज्य सरकार अपना चुन ले। तो मतलब उनके पास जैसे ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण बनाया वैसे ही कोई और मतलब रेगुलेटर बना देंगे वो लोग। हाँ, लेकिन देखिए भाई, यही बात राहुल गांधी जी ने कहा कि ये हमारे हिसाब से नहीं है। जब राहुल गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने, वो बात पुरानी हो गई, क्योंकि शैलजा जी तो तारीफ कर रही थी कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार ने हमारी बातें मानी। तो उन्होंने कहा, अभी जो ऑन पेपर उस पर बात ऑन पेपर ये मतलब राहुल गांधी ने अगर कहा तो राहुल गांधी ने उसके अंत तक लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन उनको हम लोगों ने यही कहा कि हमारे यहाँ एक कहावत है बिहार में कि ना मामा से कान्हा मामा बेहतर है। हाँ, तो वही है कि अब हमारे पास जो है, चाहे कान्हा मामा, नहीं वो हम क्यों ले लेंगे जो है, तो मतलब आपको जब आपको लगता है कि समाधान नहीं है, तो 10 साल हम इसको हिस्टोरिक बता रहे हैं, आप लड़ रहे हैं उसको लेके, तो हम ऐसे हिस्टोरिक थोड़ी कह देंगे। हमारे मंत्री जी ने कहा है 20 साल से चल रहा था कि कोई अथॉरिटी तो आए, कोई रेगुलेटर तो आए। अभी बिल्डर बायर एग्रीमेंट मतलब आप अथॉरिटी क्यों चाहते हैं? अगर इस अथॉरिटी के पास कोई अगर क्लियर कट पावर स्ट्रक्चर नहीं है तो या उसके कानून में नहीं है कि वो ये करेगा, ये सजा दे देगा, या हम गलत सवाल पूछ रहे हैं? आप जोड़ना चाहते हैं? देखिए, आपकी सवाल अपने हद तक सही है कि इसके पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि एकदम से हमें फैसला लाके दे दे सामने। लेकिन हम क्या बताएं कि अभी हमारे पास कोई चारा नहीं है। अभी बिल्डर के पास पैसा है, पावर है, पॉलिटिशियन है, पुलिस भी उसके साथ है। और अभी जो सरकार ने इतने सारी चीजें बताई हैं कि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट के बीच में है कि आप मंजूरी में चीट नहीं कर सकते हैं, क्या वो सब फायदेमंद नहीं है? क्या वही तुम कह रहे, जैसे बिल्डर बायर एग्रीमेंट एकदम एक तरफा होता है। अभी पेनाल्टी क्लॉज में वही 5 रुपए स्क्वायर फीट का रहता है। 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो 7,500 रुपया पेनाल्टी थमा देता है बिल्डर। तो कहां से आदमी चलेगा? तो इसमें कम से कम ये खास बात है कि जब अब 18% बिल्डर हमसे ले रहा है तो 18% उसको देना पड़ेगा। 50 लाख का फ्लैट अगर हम खरीद रहे हैं तो वो अगर हमसे ब्याज ले रहा है तो उसको 75,000 रुपया महीना डिले पेनाल्टी देना पड़ेगा। ये सबसे खास बात है। ये एक तरह से रेगुलेटर को बता दिया गया कि आप ये सब सुनिश्चित करेंगे, राइट है ना? आज आप देखिए ना, जो आदमी EMI दे रहा है वही आदमी रेंट दे रहा है। कई आदमी मेरे पास आते हैं जो आत्महत्या तक करने के लिए हो जाते हैं कि भैया अब हम नहीं जिंदा रहेंगे, मेरी बीवी का मर जाए। तो मैं उसी आदमी के लिए जानना चाहता हूं कि आप आश्वस्त हैं, जो आप लोग लड़ते रहते हैं कि ये इस बिल में छोटा मोटा की बात नहीं कीजिए, क्या ये बहुत बड़ा कदम है? हम बहुत बड़ा कदम तो नहीं कहेंगे, देश की संस्थाओं का हाल जान रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं जानना नहीं, तो बहुत बड़ा कदम नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर रेगुलेटर सही अपॉइंट नहीं हुआ तो फिर वो भी एक करप्शन का अड्डा बन जाएगा। ये आप ये चाहते हैं कि अगर केंद्र सरकार ही ऐसी कोई व्यवस्था बताती तो वो ज्यादा होता, उसके हाथ में तब राज्य सरकारों पे छोड़ के। हम लोग के पास राज्य सरकार की हालत आप जान रहे हैं कि कैसी है, क्या है। अजय मेहता साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं जब देख रहा था तो कई राज्यों में जो इसमें प्रावधान हैं, और वेंकैया जी ने भी कहा है कि बहुत सारे जगहों पर हैं इसी तरह के, कि जैसे 70% पैसा जो है आप उस प्रोजेक्ट का उसी प्रोजेक्ट में खर्च करेंगे। हरियाणा में, आपके महाराष्ट्र में हमने देखा है, महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि इस तरह से स्क्रो अमाउंट है, अकाउंट है। फर्स्ट टाइम एक्चुअली ये एक्ट के तहत हम अभी ये लागू पड़ेगा। सो वन ऑफ द थिंग्स, सिंपल थिंग्स, पहली बात तो सर जो आपने शुरुआत में ही कही है कि आज की तारीख में बिल्डर कोई भी ऐड लगा देता है, ब्रोशर लगा देता है। बॉम्बे के आज के पिछले 6 महीनों में इंडस्ट्री इतनी खराब है, आए दिन फ्रंट पेज पे 3 फ्रंट बैक और थर्ड पेज में रियल एस्टेट की ऐड होती है। दे शो लवली क्लब हाउसेस, फैसिलिटीज दिखाते हैं। एज पर दिस एक्ट द न्यू, वो बंद हो जाएगा। जो भी आप देते हो, नहीं, वो जो आप दोगे दैट बिकम्स पार्ट ऑफ अ सेल डॉक्यूमेंट। आप ब्रोशर, CD, एडवर्टाइजमेंट कुछ भी दीजिए। दूसरा, पेनल्टीज। इट इज अ वेरी बिग स्टेप। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो भी अथॉरिटी है ना, क्या वो आपको लगता है कि कंज्यूमर, उपभोक्ता, हम अपने स्क्रीन पे
कुछ शिकायतें हैं जो जिस तरह की समस्याएं होती हैं वो हम लोगों से मांगे हैं, तो उन्होंने भेजा है। तो आपको लगता है कि वो लोग करने में सक्षम है? उनको भी कुछ ना कुछ अधिकार होगा जो अथॉरिटी के साथ आपने डील किया होगा। तो नहीं, बिल्कुल होगा सर। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इनिशियली जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तब से अगर गलतियां अलाउड ना हो तो आम आदमी को तो बेनिफिट है ही। आज कैंपा कोला से आपको लगता है बिल्कुल होगा कि जो आप पहले की कई गलतियों को रोकने का इसमें प्रयास किया? बिल्कुल। एक्चुअली मैं इनसे समर्थ नहीं हूं। मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी बिग स्टेप सर। आज की तारीख में आप देखिए, जब सेबी निकला था तो उसका क्या था, उसका पावर क्या था, और आज की तारीख में सेबी क्या चीज है। सो तो वो एक संस्था इवॉल्व करेगी धीरे-धीरे। बिल्कुल सर, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम टू गेट टीथ। एक बार ये होना ही होना है। साल के बाद एक रेगुलेटर बना है। बिल्कुल, सेबी स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा बात है। आप देख रहे हैं बड़ा अंतर है कि बहुत बड़ा अंतर है। बिग संस्थाएं इवॉल्व करती हैं, लेकिन अगर कोई देश के स्तर पे एक रेगुलेटर होता तो उसमें एक महाराष्ट्र की हालत कुछ और है, अब यूपी की हालत और हमारे बिहार की हालत कुछ और है उस हिसाब से, हर अलग अलग राज्यों का। पर महेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मनोज जी माफ कीजिएगा, कि देखिए हम ये सुनते रहते हैं ऑफ रिकॉर्ड कि आप लोग जब प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, आपकी बिरादरी के लोग, तो बहुत सारा कट पहले ही नेताओं को पहुंच जाता है और अथॉरिटी को पहुंच जाता है। बाद में जो घाटा होता है वो वाला तो आप रिकवर नहीं कर पाते हैं। मैंने ये भी एक पक्ष है, वो आप कहेंगे कि हम नहीं देते हैं, लेकिन ठीक है, अभी इतने भी उजाला नहीं हुआ है इस मुल्क में और ना इतना अंधेरा। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं मनोज जी कि एक सेकेंड, आप बहुत तरह के अथॉरिटी से पहले से डील करते हैं, ये आके आपकी समस्याओं को कितना दूर करता है कि जिससे आप एकदम क्लियर कट क्लीन बिजनेस कर सकें इस रेगुलेटर के सहारे? अगर इसके होने से, अगर ये रेगुलेटर आपको मदद कर रहा है कि आप एक साफ सुथरा बिजनेस कर सकें, तभी तो आप उपभोक्ता को फायदा दे पाएंगे। अगर इसमें क्या नेताओं को, प्राधिकरण के अफसरों को जो वो कट होता है वो देने की संभावना इसके आने के बाद खत्म हो जाती? अगर आप ऑफ रिकॉर्ड बता सकें तो। हम रिपीट नहीं करेंगे सर इस प्रोग्राम को, लेकिन एक ही बार में बता दीजिए जी। नहीं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री जो है कोई करप्शन का बेनिफिशियरी नहीं है, बल्कि हम करप्शन के जो है हम जो है शिकार हैं। जो हमारे को कोई उससे बेनिफिट नहीं मिलता। जहाँ तक ये रेगुलेटर की बात है, रेगुलेटर में जैसे अभी आपने बताया कि इसके अंदर अभी अथॉरिटीज को और दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज को शामिल नहीं किया गया है, जबकि 80% प्रोजेक्ट जो डिले होते हैं वो हमेशा अप्रूवल ना मिलने की वजह से या इंटरप्रिटेशन ऑफ बाई लॉज जो एग्जिस्टिंग है, चाहे जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं या जितने डिपार्टमेंटों में हमें एनओसी लेना होता है, या टैक्सेशन के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर जो क्लियरिटी नहीं है और हर ऑफिसर के पास उसको इंटरप्रेट करने की पावर है, उसकी वजह से मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है डिले होते हैं। नहीं सर, मनोज जी, इसमें हम आपको टोकना चाहते हैं। मनोज जी, ये भी एक बड़ा सच है और आप लोग ऑफ रिकॉर्ड ये मानते भी हैं, मैंने आप नहीं मानते होंगे, कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ वो अभी अधूरा खड़ा है, आप दूसरा लॉन्च करने चले गए, तो जब आपको अफसरों से अप्रूवल मिलने में या उसकी व्याख्या में इतनी दिक्कत हो रही है, तो एक बना नहीं दूसरे का कैसे शुरू हो गया, उसकी बुकिंग कैसे शुरू कर देते हैं? तो वो आप ग्रेटर नोएडा में ही चल के देखिए, बाकी देश का मैं नहीं जानता, वहां भी यही समस्याएं होंगी। तो ये एक प्रवृत्ति, आप वो सही है कि आप करप्शन के आप विक्टिम हैं, लेकिन उसके सहयोगी भी हैं आप लोग उसमें, और उसका लाभ भी आप लोगों को मिलता है, बहुत प्राइम जगहों पर मिलता है उस करप्शन की वजह से। तो वन साइडेड विक्टिम नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो, चले ठीक है, पहले मंजूरी वाली बात है कि उससे अगर आपकी इंडस्ट्री परेशान है, तो क्या इस रेगुलेटर के आने से वो परेशानी आपकी कम होती है, वो परेशानी आपकी व्हाइट मनी वाली हो जाती है या ब्लैक मनी वाली ही रहेगी? ऑफ रिकॉर्ड डेवलपर को तो इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन जो है उपभोक्ता को जो एक जरूर फायदा होगा कि जिसके पास सारी मंजूरी है, जो प्रोजेक्ट हर जगह से क्लियर है, वही प्रोजेक्ट जो रजिस्टर्ड हो पाएगा और उसमें जो है निवेशक अपना प्रोजेक्ट में जो है पैसा जो है डाल पाएंगे। उनको एक भरोसा होगा। एक जो हम हमेशा बात करते हैं कंज्यूमर एजुकेशन की, कि भाई आप एक छोटे से छोटा चीज भी खरीदने जाते हैं 10 जगह देखते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने जैसे अभी एग्रीमेंट की बात करी कि भाई बिना एग्रीमेंट वन साइडेड होता है, तो जिस दिन पहले दिन खरीदने जा रहे हैं तो उस दिन कोई कंपल्शन नहीं होता, लेकिन एग्रीमेंट पढ़ते ही नहीं है, केवल एक लालच के तहत के जो भी प्रोजेक्ट में एक अच्छा सा विज्ञापन आया और सीधा जो है फ्लैट खरीद लिया या किसी ब्रोकर ने कोई ऐसी डील दे दी बिना ये देखेंगे डेवलपर। एक सेकंड, ये मनोज जी का पॉइंट मिस कर जाएगा। मनोज जी ने कहा कि हम अपना सारा एग्रीमेंट में वो सारी शर्तों को लिख के बताते हैं
कि ये है तो मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं पढ़ा कभी। मकान खरीदा है, मकान खरीदा होगा नहीं, लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, वो कह रहे हैं सिंगल साइडेड, इतना टेक्निकल पॉइंट रहता है। आप जब ये संघर्ष करते हुए मैं ये वो उसका एक्सक्यूज नहीं हुआ कि उपभोक्ता नहीं पढ़ता, उसको पढ़ना चाहिए। इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ फट 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 फट, वो जो आता है उससे उसका मतलब नहीं है। लेकिन जब लिखा हुआ है, लेकिन लिखने का क्या मतलब, उसमें आपने कभी देखा है क्या उसमें ये लिखा होता है कि 3 प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं मिली है, इन डिपार्टमेंट की मंजूरी नहीं मिली, क्या उसमें ये लिखा होता है? ये नहीं रहता, ये नहीं रहता।